कम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। सो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी मूर्तिकार की सीरीज़ चल रही है। जितने भी आपके एग्ज़ाम्स हैं ड्राइंग से रिलेटेड, उनमें मूर्तिकार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 हमारी सीरीज हो चुकी हैं, ठीक है। पार्ट 1 में कुछ आर्टिस्ट जो थे मूर्तिकार, ठीक है, और कुछ पार्ट 2 में थे। आज का पार्ट जो है वो आपका 3 नंबर है, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। मूर्तिकार की सीरीज़ पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। आज का जो पार्ट 3 है इसमें भी कुछ आपके मूर्तिकार रहेंगे, ठीक है। इनमें सबसे पहले को मूर्तिकार जो आज के हैं वो है नेकचंद सैनी, ठीक है। इनको तो आप जानते ही हैं कि काफ़ी फेमस मूर्तिकार हैं, ठीक है, और वास्तुकार के रूप में भी ये जाने जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो जन्म है 1924 ईस्वी में बेरियन कलाम जो शंकरगढ़ जो ज़िला है, ठीक है, गुरदासपुर पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। मेनली आप ध्यान रखिएगा शंकरगढ़, ठीक है। और यहाँ पर ज़िला जो है गुरदासपुर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर 1924 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि नेकचंद सैनी जो है वो स्वप्रशिक्षित कलाकार हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये अपने आप ही इन्होंने शिक्षा ली है या इन्होंने किसी से शिक्षा ली है। तो यहाँ पे स्वप्रशिक्षित है, यानी कि अपने आप ही इन्होंने प्रशिक्षण किया हुआ है। फिर आता है कि भारत विभाजन के वक्त उनका परिवार चंडीगढ़ पंजाब आकर के बस गया, ठीक है। तो कहाँ बसा आगे? चंडीगढ़, ठीक है। फिर इनके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है कि चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ भारत का प्रथम नियोजित शहर था, ठीक है, जिसका डिजाइनर या वास्तुकार कहें तो कौन हो जाएंगे? ली कार्बूजियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि नेकचंद सैनी जो है, ठीक है, नेकचंद सैनी को चंडीगढ़ के लोक निर्माण विभाग PWD में सड़क निरीक्षण के पद पर भी इनको नियुक्ति दी गई थी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है नेकचंद सैनी जो है भारत के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा, इंस्टॉलेशन कलाकार के रूप में ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है, इसके निर्माण में टूटे फूटे सामान या फिर बेकार की जो पड़ी हुई कबाड़ की वस्तुएं होती हैं उनका इन्होंने प्रयोग किया है अपने, ठीक है, वास्तुशिल्प में। नेक्स्ट है कि रॉक गार्डन जो है इसका निर्माण अन्य माध्यम में जैसे मिट्टी, चूड़ी, कंक्रीट, सीमेंट, रेत, पत्थर और ग्लास, इन सब से इन्होंने रॉक गार्डन अपना बनाया हुआ है। तो इसको आप चाहें तो देख भी लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है रॉक गार्डन, जिसमें इन्होंने टूटे फूटे हुए सामानों, बेकार जितने भी सामान होते हैं उसका यूज़ करके इन्होंने अपना एक रॉक गार्डन बनाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है उसका निर्माणकर्ता कौन है, तो आपके नेकचंद सैनी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो नेकचंद सैनी है, ठीक है, इन्होंने रॉक गार्डन के विषय क्या बनाए हुए हैं? पशु पक्षी, झूले, पेड़ पौधे और जानवर, झरना आदि का इन्होंने अंकन किया हुआ है अपने, ठीक है, यहाँ पे बनाया हुआ है। नेक्स्ट के आज के जो मूर्तिकार हैं वो है लल्लू नारायण शर्मा, जिनको गौतम के नाम से ही जाना जाता है। इनका जन्म जो है 1924 ईस्वी में जयपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे मूर्तिकार हैं जिनका नाम 1-2 बार ऑप्शंस में आया हुआ है, ठीक है। बट आप जानते हैं कि क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, तो आप पहले तो ऑप्शंस को भी ध्यान से देखना होता है, ठीक है। तो जो मूर्तिकार है लल्लू नारायण शर्मा, ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? गौतम नाम से, ठीक है। सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही हैं यहाँ के मूर्तिकार जितने भी हैं, ठीक है। तो इनका जन्म आपने देख लिया कि 1924 ईस्वी में जयपुर में होता है, ठीक है। फिर राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में मॉडलिंग, मूर्तिकला व चित्रकला का डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने चित्रकला, मॉडलिंग और मूर्तिकला का डिप्लोमा कहाँ से लिया है? तो राजस्थान के स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर से, ठीक है। 1993 ईस्वी में राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर से इन्होंने कलावत की उपाधि भी प्राप्त की हुई है और यहाँ पर प्रथम कला पुरस्कार भी प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट है कि आईफेक्स के द्वारा, आईफेक्स जो नई दिल्ली में है, ठीक है, आप जानते ही हैं, ठीक है, नई दिल्ली में बेटर आर्टिस्ट अवार्ड भी इनको प्राप्त हुआ है। फिर है कि लल्लू नारायण जो मूर्तिकार हैं, ठीक है, इनको तारा पद मित्रा इनकी जो शिष्या रही हैं, ठीक है, पदम मित्रा। नेक्स्ट है कि लल्लू नारायण ने यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो है और लाल बहादुर शास्त्री जी के बहुत से शिल्प बनाए हुए हैं। तो पूछा जा सकता है कि ये जो लल्लू नारायण हैं तो इन्होंने किसका मतलब शिल्प बनाया हुआ है सबसे ज़्यादा? तो लाल बहादुर शास्त्री का और पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि आगरा के लाल किले के बाहर लगा हुआ शिल्प आपके जीवन का सबसे बड़ा आकार का शिल्प है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि लल्लू नारायण शर्मा जो है
इनका सबसे बड़ा जो शिल्प बना हुआ है वो कहाँ पर देखा जा सकता है, तो आगरे के लाल किले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में से संबंधित है, यानी कि वहाँ पर बताया जा रहा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आगरा के लाल किले के बाहर इनका सबसे बड़ा शिल्प है। फिर है इसके अतिरिक्त जयपुर में संतो कवा दुर्लभ जी अस्पताल जो है, मूक बधिर संस्थान नवलगढ़ के पास जो है, यहाँ पर भी आपके यानी कि इनकी जो कला के दर्शन होते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे भी कार्य किया हुआ है। फिर लल्लू नारायण शर्मा जो है, इनका शिल्प माध्यम क्या रहेगा, इनका शिल्प माध्यम रहेगा संगमरमर या फिर पत्थर। ठीक है, संगमरमर प्रस्तर जो होता है, इन्होंने इसमें कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट आज की जो है मूर्तिकार वो है रामवंजी सुतार। ठीक है, इनको तो आप जानते ही हैं, हर एक एग्जाम में ज़रूर इनसे पूछा जाता है रिलेटेड, अगर वास्तुशिल्प से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इनका जो जन्म है कब हुआ है, तो 1925 ईस्वी में इनका जन्म गोंदूर जिला महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपने यानी कि रामजी सुतार जो हैं, इन्होंने कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट जो है, यहाँ से ऑफ आर्ट है। ठीक है, ऑफ आर्ट से लिया हुआ है मुंबई से, यानी कि इनके प्रेरणा स्रोत जो रहेंगे गुरु वो रामकृष्ण जोशी रहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा भी जा सकता है कि रामवंजी सुतार जो वास्तुशिल्प के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनके कला प्रेरणा स्रोत गुरु कौन रहेंगे, तो रामकृष्ण जोशी। ठीक है, नेक्स्ट है कि रामवंजी सुतार जो हैं, ये एक मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस रूप में जाने जाते हैं, तो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। रामवंजी सुतार जो है, इनका प्रथम उल्लेखनीय कार्य जो है मध्य प्रदेश के गंगा सागर बांध पर 45 फीट जो ऊंची चंबल देवी की मूर्ति बनी हुई है, वहाँ पर इनका कार्य देखा जा सकता है। तो चंबल की मूर्ति जो है, देवी मूर्ति है, ये 45 फीट की है। ठीक है, और कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में गंगा सागर के बांध पर। ठीक है, और वो भी रामवंजी सुतार ने ही बनाई हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि अमृतसर पंजाब में 21 फीट ऊंची जो है महाराणा रणजीत सिंह की जो मूर्ति है, इसका भी निर्माण इन्होंने ही किया हुआ था। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे कि जो महाराणा रणजीत सिंह की जो मूर्ति शिल्प है पंजाब में बनी हुई है। ठीक है, 21 फीट है, तो किसने बनाई है, तो आपके रामजी सुतार। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संसद भवन की नई दिल्ली जो बना हुआ है, ठीक है, नई दिल्ली में बना हुआ है, स्थापित है, वहाँ पर 18 फीट ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी मूर्ति इन्होंने ही बनाई हुई है। यहाँ पर 3 आपने देख लिया कौन कौन सी है, चंबल देवी की मूर्ति है। ठीक है, फिर आती है महाराणा रणजीत सिंह की, फिर नेक्स्ट आती है यहाँ पर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, माप भी इनकी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो पहली वाली है इसकी माप, अब चंबल देवी की मूर्ति की माप कितनी थी, 45 फीट है, और जो नेक्स्ट महाराणा रणजीत सिंह की है 21 फीट है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है 18 फीट। ठीक है, तो तीनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि रामवंजी सुतार जो है, इनके मूर्ति शिल्पों का मुख्य विषय क्या रहता है, तो महात्मा गांधी जी से। ठीक है, महात्मा गांधी जी के ही इनके प्रमुख विषय रहे हैं। नेक्स्ट है गांधीनगर गुजरात में 16 फीट ऊंची मोहनदास करमचंद गांधी की कांस्य प्रतिमा इन्होंने बनाई हुई है। तो किस में बनाई है, कांस्य माध्यम में बनाई है, कहाँ पर, तो गुजरात में। ठीक है, और 16 फीट इसकी माप रहेगी। ठीक है, ये वाली जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है, सबसे ऊंची प्रतिमा है जो कि इन्होंने ही बनाई हुई है। तो किसने बनाई है, आपके रामजी सुतार ने, और इसका नाम क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये आपके मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट इनसे पॉइंट ये पूछा जा सकता है आपसे कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनी हुई है। ठीक है, तो ये किसने बनाई हुई, तो रामजी सुतार ने बनाई है। इसकी माप याद रखिएगा, 182 या फिर 597 फीट रहेगी। ठीक है, कई बार ये माप भी पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान रखिएगा, 182 मीटर या फिर आपकी 557 फीट। ठीक है, नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो प्रतिमा है गुजरात में बनी हुई है, नर्मदा जिले में। ठीक है, नर्मदा जिले में केवड़िया डैम पर स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि रामजी सुतार जो है, इनको पद्म श्री कब मिला है, पद्म भूषण कब मिला हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इनको जो पद्म श्री है 1999 ईस्वी में प्राप्त हुआ है, और पद्म भूषण जो है 2016 में इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपके रामवंजी सुतार थे। नेक्स्ट जो है आज के मूर्तिकार वो है महेंद्र पांड्या। ठीक है, इनके बारे में आप जानते ही, इंपॉर्टेंट आपके मूर्तिकार हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है 1926 ईस्वी में गुजरात में भरूच जिले में इंदौर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंदौर मध्य प्रदेश वाला नहीं है, यहाँ पर ये गुजरात में जो स्थित है, ठीक है, ग्राम, उसका नाम बताया जा रहा है यहाँ पे। मेनली आप ये भी याद रखिएगा कि गुजरात में इनका जन्म हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है कि महेंद्र पांड्या जो है यहाँ पर शिल्पकला में MS विश्वविद्यालय जो बड़ौदा है वहाँ से इन्होंने BA की मूर्तिकला के में स्नातक के अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, तो इनकी जो शिक्षा है कहाँ से रही है, तो MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कि महेंद्र पांड्या का जो प्रिय शिल्प माध्यम रहा है वो क्या है, तो संगमरमर और लकड़ी। ठीक है, इनका माध्यम याद रखिएगा कि इनका माध्यम क्या है, संगमरमर और लकड़ी। इन्होंने प्रमुखता से अगर देखा जाए तो पत्थर का भी प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये दोनों को ज़्यादा याद रखिएगा कि संगमरमर और लकड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि महेंद्र पांड्या जो है इन्होंने रॉडिन से प्रभावित होकर के आवाज़ शिल्प बनवाए हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि आपसे कि महेंद्र पांड्या जो है वो किससे प्रभावित रहे हैं, तो ये रॉडिन यानी कि अगस्त रौंदा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि महेंद्र पांड्या जो है सदैव प्रयोगवादी रहे हैं, यानी कि इन्होंने प्रयोगवादी शिल्प में कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट है महेंद्र पांड्या को लकड़ी, प्लास्टर और पेरिस, कांच, सीमेंट आपके टेराकोटा है मिश्रित माध्यमों में मूर्ति शिल्प निर्माण के लिए अनेक केंद्रों पर नियुक्त किया गया। ठीक है, देश के अनेक केंद्रों पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट आता है महेंद्र पांड्या जो है MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के मूर्तिकला विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है ये कहाँ के विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो MS विश्वविद्यालय जो है बड़ोदरा का वहाँ के रह चुके हैं। ठीक है, ये इनका बना हुआ है पर्यावरण, जिसको इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, ये इनका ही मूर्ति शिल्प है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि इन्वायरमेंट जो मूर्ति शिल्प है गुलाबी संगमरमर में बना हुआ है, तो किसने बनाया है, तो महेंद्र पांड्या ने। ठीक है, ये राष्ट्रीय संग्रहालय कला संग्रहालय जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, यहाँ पे ब्लर है थोड़ा सा बट इसको बता दे रही हूँ कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो नई दिल्ली है वहाँ पर ये सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महेंद्र पांड्या जो है शांति निकेतन के या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया हुआ है। नेक्स्ट है कि महेंद्र पांड्या को 1955 से लेकर के 57 तक की राष्ट्रीय फेलोशिप और 1960 में बॉम्बे स्टेट अवार्ड और 1959 में इंडियन स्कल्पचर्स एसोसिएशन द्वारा स्वर्ण पदक, 1965 ईस्वी में ब्रिटिश काउंसिल फेलोशिप और 1989 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा इनको फेलोशिप भी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रमुख इनके मूर्ति शिल्प है कुछ, उनको देख लीजिए। जैसे पहली मूर्ति शिल्प है आदम एंड ईव है। ठीक है, और नेक्स्ट है गणेश है, अमोरस फिगर्स है, बुल है, बुल तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका, मिल्क मेड है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है इनका। नेक्स्ट है स्विमर, साइक्लिस्ट है, आदि कुछ माध्यम ये जो बने हुए हैं वो कांच माध्यम में बने हुए हैं। लियो शेष सैया है, पिंक मार्बल में बने हुए हैं। ठीक है, गर्ल्स प्लेइंग एल्युमिनियम माध्यम में बना है, और रेस जो है ये एल्युमिनियम और कांसे में बना हुआ है। नेक्स्ट है बेंद्रे का आवाज़ शिल्प जो है वो एल्युमिनियम कास्टिंग में बना करके चित्रित किया गया है, जो कि अद्वितीय है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। तो नेक्स्ट मूर्तिकार है अजीत चक्रवर्ती, जिनका टाइमिंग है 1930 से लेकर के 2005। ठीक है, इनका जो जन्म है शांति निकेतन 1930 में इनका जन्म हुआ है। अजीत चक्रवर्ती ने कला शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। ठीक है, इनको मूर्तिकला की शिक्षा जो है प्रयाग चेक गणराज्य से इन्होंने प्राप्त की हुई है। नेक्स्ट है MS विश्वविद्यालय जो बड़ौदा है, वहाँ के ये मूर्तिकला के व्याख्याता भी रहे हैं तथा कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्राचार्य पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट इनके कुछ माध्यम है जैसे लकड़ी, प्रस्तर, टेराकोटा आदि में इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट है पशु मानवाकृतियों को विरूपण में इन्होंने प्रकृति से प्रेरणा ली हुई है। ठीक है, इनकी जो मृत्यु है, ठीक है, 2005 में वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट जो है मूर्तिकार वो है PB जानकी रमन, इनका जो टाइमिंग है 1930 से लेकर के 1995। ठीक है, इनका जो जन्म है 1930 ईस्वी में चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, PB जानकी रमन जो है इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में चित्रकला और मूर्तिकला का डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, साथ ही में स्नातक की उपाधि भी इन्होंने यहीं से ही प्राप्त की हुई है। तो कहाँ से? चेन्नई से। नेक्स्ट है कि 1973 ईस्वी में आपको हंगरी सरकार के द्वारा मूर्तिकला में मानद डिप्लोमा भी प्राप्त हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि हंगरी सरकार के द्वारा इनको मूर्तिकला में मानद डिप्लोमा कब प्राप्त हुआ है? तो 1973 ईस्वी में। ठीक है, ये एक ऐसे मूर्तिकार हैं जिनके बारे में हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 1964 ईस्वी से लेकर के 66 तक की राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली ने इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है PB जानकी रमन जो है धातु मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में चिर परिचित नाम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से कि जो धातु शिल्प के लिए ये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। ठीक है, PB जानकी रमन
नेक्स्ट है पीवी जानकी रमन जो है इन्होंने अपने शिल्पों में उल्लू, गिद्ध, ईसा मसीह, वर्जिन और हिंदू देवी देवताओं के विशाल पैनल में इन्होंने निर्मित किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है पीवी जानकी रमन जो है उनकी सभी आकृतियाँ ठोस दे करके ताम्र में बनाई गई हैं। तो किसमें बनाई है? ताम्र में, जिनकी विविध प्रकार के तार, कांस्य, एनिमल जो है, ठीक है, एनिमल में के अतिरिक्त इन्होंने प्रभाव डालने के लिए सुसज्जित किया हुआ है। मोस्टली यहाँ पर से तार ध्यान रखिएगा, पूछा गया है आपका पिछले एग्जाम में। ठीक है, कुछ एग्जाम जो है उनमें पूछा जा चुका है कि तार और कांस्य एनिमल का किसने प्रयोग किया हुआ है अपने मूर्ति शिल्प में, तो ये आपके पीवी जानकी रमन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि पीवी जानकी रमन जो है दक्षिण भारत के प्राचीन मूर्ति शिल्पों के से प्रेरित होकर के सन्मुखता की भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि पीवी जानकी रमन जो है, जानकी राम जो है, ठीक है, ताम्र धातु में अधिक कार्य किया हुआ है इन्होंने सबसे ज़्यादा। फिर आता है कि ताम्र धातु में के साथ साथ इन्होंने सीमेंट, मिट्टी, शीशा, कांस्य, वॉश एनिमल जो है, ठीक है, और सिल्वर, इनमें भी इन्होंने अपने कार्य को सृजन किया हुआ है। नेक्स्ट इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं, उनको ध्यान से देख लीजिए। जैसे वुमेन है, कॉपर शीट पे बना हुआ है। किंग है, कॉपर एंड एनिमल है। ठीक है, नेक्स्ट है उल्लू इनका, जो कि कॉपर शीट पे बना हुआ है। नेक्स्ट है गणेश, जो कि ऑक्साइड तांबा में बना हुआ है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और KVS NVS में के लिए, और जो जितने भी आपके एग्ज़ाम है DSSB सभी में ये पूछा जा चुका है पहले। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इनके कुछ जैसे मूर्ति, यहाँ पे बिल्ली बनी हुई है जो कॉपर शीट में बना हुआ है। कालिया मर्दन है, ठीक है, कॉपर शीट पर ब्रास में बना हुआ है। फिर है देवी भक्तों के साथ में कॉपर ब्रास में बना हुआ है। ठीक, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है मूर्ति से। नेक्स्ट है कि पीवी जानकी रमन जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में मूर्ति शिल्प के शिक्षक भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आज की जो मूर्तिकार हैं वो है मदन भटनागर। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जिनका जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है भटनागर जो है इन्होंने, मदन भटनागर जो है जो फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट है शांति निकेतन में, वहाँ से इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किया हुआ है। नेक्स्ट है भटनागर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट ग्वालियर के प्राचार्य पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट है कि ये किस रूप में सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, तो मूर्तिकार के रूप में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मदन भटनागर का प्रमुख माध्यम जो है वो है धातु और संगमरमर। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये किससे प्रेरित हैं, तो ये हेनरी मूर और बी हैपवर्थ से प्रभावित होकर के इन्होंने अपनी आकृतियों का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मदन भटनागर जो है, इनकी कुछ मूर्ति शिल्प जो है बस्तर की लोक कला से प्रभावित रही हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं जिनकी लोक कला है जो बस्तर से प्रभावित रही हैं, तो ये हो जाएंगे मदन भटनागर। ठीक है, इनकी कुछ जैसे मूर्ति शिल्प हैं, जैसे कि गणेश है, फ्लूट प्लेयर है, और शिव पार्वती और नंदी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा, तीनों ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है मूर्तिकार वो है हिम्मत शाह। ठीक है, इनका जन्म कभी कभी 1933 दे देता है तो कभी 35 दे देता है। ठीक है, आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाइएगा। इनका जन्म जो है 22 जुलाई 1933 या फिर 35 को भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हिम्मत शाह जो है 1953 ईस्वी में इन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट जो मुंबई है वहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया हुआ था 1953 ईस्वी में। नेक्स्ट है हिम्मत शाह जो है 1955 से लेकर के 7 तक की इसके मध्य में इन्होंने MS विश्वविद्यालय जो बड़ौदा है वहाँ पर NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम से के सानिध्य में कला डिप्लोमा इन्होंने प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट जो है। ठीक है, कि NS बेंद्रे और KG सुब्रमण्यम के सानिध्य में इन्होंने कला डिप्लोमा प्राप्त किया है 1955 से लेकर के 60 के मध्य। ठीक है, नेक्स्ट है 1967 ईस्वी में आप जो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा इनको छात्रवृत्ति पर पेरिस कला अध्ययन हेतु इन्हें एटेलियर 17 में नक्काशी का अध्ययन भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हिम्मत शाह जो है 1890 जो ग्रुप है उसके संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ से कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें हिम्मत शाह का सहयोग रहा है, तो 1890। ठीक है, इसमें क्या नेक्स्ट है कि हिम्मत शाह ने अनेक माध्यमों में कार्य किया हुआ है। ठीक है, हिम्मत शाह जो है मिडल कोलाज आदि के सृजन करने में प्लास्टर और कंक्रीट में अनुपयोगी सामग्री जैसे बोतलें हैं, टूटी जाली है, फटा कपड़ा है, इन सब का इन्होंने कार्य किया हुआ है इसी में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पूछा जा चुका है पहले कि टूटी फूटी बोतलें जो हैं और फटा कपड़ा है तो ये किसने अपने चित्रकार में प्रयोग किया हुआ है, तो ये हिम्मत शाह हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिम्मत शाह जो है प्लास्टर व मिट्टी में अनेक इन्होंने मुखाकृतियाँ भी बनाई हुई हैं। नेक्स्ट है
हिम्मत शाह द्वारा बनाई गई सेरेमिक माध्यम में मूर्ति शिल्प मुखाकृतियाँ में रंग व रेखाएं भी हैं। ठीक है, ये मूर्ति शिल्प ना होकर के चित्र भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मूर्ति जो हिम्मत शाह है मूर्तिकार हैं, ठीक है, के शिल्पों में जिसमें आकार जो है अमूर्तन दोनों ही इन्होंने दृष्टिगत होता है इनके आकारों में। ठीक है, ध्यान रखिए कि अमूर्तन भी है अमूर्तन भी, दोनों का ही इन्होंने दृष्टिगत यहाँ पर होता है इनके मूर्ति शिल्पों में। नेक्स्ट है 1962 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। 1988 ईस्वी में साहित्य कला परिषद दिल्ली का सम्मान प्राप्त होता है। फिर IFX के द्वारा 1996 ईस्वी में और 2003 में इनको कारीगर सम्मान प्राप्त होता है। ठीक है, इनके कुछ मूर्ति शिल्प हैं जैसे कि है द येलो स्टोन है, फिर गॉडेस दुर्गा है और हेड तो बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, इनकी हिम्मत शाह की बनाई हुई है। मूर्तिकार हैं जो कि हैं राघव कनेरिया। ठीक है, इनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, सभी मूर्तिकार जितने भी हैं उनको एक एक कराना तो असंभव है, इसीलिए कुछ जितने भी आपके चुनिंदा मूर्तिकार हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो मूर्तिकार हैं वो है राघव कनेरिया। ठीक है, ये आज के लास्ट रहेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट 4 रहेगा उसमें कुछ रहेंगे मूर्तिकार। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो राघव कनेरिया के बारे में अब देख लेते हैं। 1936 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ है तो गुजरात में। ठीक है, राघव कनेरिया जो है एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राघव कनेरिया ने शिल्प माध्यम जो है इनका वो है मिट्टी, लकड़ी, मटके के टुकड़े आदि का इन्होंने अपने चित्रकार में प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, इनका ये अलग जो पॉइंट है कि मटके के टुकड़े का प्रयोग कौन सा ऐसा शिल्पकार है जो करता है, तो ये है राघव कनेरिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर से। नेक्स्ट है कि राघव कनेरिया के शिल्पों पर मारिनो मार्टिनी, हेनरी मूर तथा अमरावती के शिल्पों का प्रभाव रहा है। ये भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर से पॉइंट है कि पूछा जा चुका है कि अमरावती के शिल्पों का प्रभाव कौन से ऐसे मूर्तिकार हैं जिन पर रहा है, तो राघव कनेरिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही पॉइंट है जितने भी हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है कि राघव कनेरिया ने मूर्तिकला में डिप्लोमा MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से लिया हुआ है। ठीक है, ये इनका एक फेमस बुल है जो चित्र बनाया हुआ है। ठीक है, इन्होंने मूर्ति बनाई हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राघव कनेरिया जो है इनकी मूर्ति शिल्प में से सबसे प्रमुख जैसे है साड़ है। ठीक है, कांस्य में माध्यम में बनी हुई है। वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट इनकी कुछ मूर्तियां हैं जैसे है कलोल करता बछड़ा है, लाल कलंगी है, जीवंतता के लिए राजसी मुर्गा है, विस्फोट रूपाकार है। प्रमुख मूर्ति शिल्प यही रही है। ठीक है, इनकी कुछ। नेक्स्ट है राघव कनेरिया जो है MS विश्वविद्यालय में मूर्तिकला विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि राघव कनेरिया जो है वर्तमान में बड़ौदा में कार्यरत कर रहे हैं, यानी कि यहीं पे कार्य अपना सृजन कर रहे हैं। ठीक है, आज के जो लास्ट मूर्तिकार थे ये थे राघव कनेरिया। ठीक है, अगले जितने भी मूर्तिकार होंगे पार्ट 4 में रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, कि आपका पार्ट ना छूटे। फिर है कि आपको जैसा भी वीडियो आपको लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक ज़रूर दिया करिए कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है या आपको कोई भी चीज़ या दिक्कत है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।